सेकंड, विलयन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे विलयनों के आनुषंगिक गुणधर्म अर्थात कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि नाम से क्लियर है, विलयनों के आनुषंगिक गुणधर्म का मतलब होगा विलयनों के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें कहते हैं विलयनों के आनुषंगिक गुणधर्म। विलयनों के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं बल्कि विलयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करे, उन्हें कहते हैं विलयनों के आनुषंगिक गुणधर्म। अब विलयनों के आनुषंगिक गुणधर्म कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। एक है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड आनुषंगिक गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ है परासरण दाब मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो स्टूडेंट हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते जाएंगे। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन एंड परासरण दाब। इन चारों के द्वारा हम विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। मोलर द्रव्यमान में अणु भार की गणना कर सकते हैं। तो परीक्षा में हमसे पूछा जाता है कि इन आनुषंगिक गुणधर्म के द्वारा विलय के अणुओं की विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना हेतु सूत्र की स्थापना कीजिए। तो हम सूत्र की स्थापना करेंगे इनसे। स्टूडेंट सबसे पहली कोलिगेटिव यानी आनुषंगिक गुणधर्म पढ़ेंगे हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन अथवा राउल्ट के नियम से विलय के अणुभार की गणना हेतु कैसे सूत्र उत्पन्न करना अब मैं आपको बतलाने वाला हूं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम और उसका गणितीय स्वरूप हम पढ़ चुके हैं कि निश्चित ताप पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को एक्सप्रेस किया था हमने P0 - PS upon P0 is equal to XB से, जहां P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब, ये वही है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो इसको इस एक्सप्रेशन को कहते हैं हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और XB किसका सिंबल है? विलय के मूल प्रभाज का। तो ये राउल्ट के नियम के गणितीय स्वरूप से हमने उसको सिद्ध किया था। इसको दे दिए समीकरण नंबर 1। यदि विलयन में विलय के मोलों की संख्या n1 एवं विलायक के मोलों की संख्या n2 हो, तब XB यानी विलय का मोल प्रभाज बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या n1 है, कुल मोलों की संख्या n1 प्लस n2 मीन्स विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में XB का मान रखने पर, जब हम समीकरण नंबर 1 में XB का मान रख देंगे तो समीकरण हो जाएगा P0 - PS बटे P0 बराबर N1 अपॉन N1 प्लस N2। समीकरण नंबर 3। इसी समीकरण को तनु विलयन के लिए अप्लाई करें तो तनु विलयन में N1 का मान N2 से क्या होता है? बहुत कम। N1 क्या है? विलय के मोलों की संख्या और N2 क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। यदि तनु विलयन होगा तो उस तनु विलयन में विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में विलय के मोलों की संख्या बहुत क्या होगी? कम होगी। तो तनु विलयन में N1 लेस देन N2, तब हम क्या कर सकते हैं? विलयन में N1 को नगण्य मान सकते हैं। तो विलयन में N1 को नगण्य मानने पर समीकरण 3 हो जाएगा P0 - PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N1 बटे N2 हो जाएगा। तनु विलयन के लिए समीकरण ये आ गया। N1 का विलय के मोलों की संख्या है और N2 विलायक के मोलों की संख्या। शुरू में पार्ट 1 में हमने बतलाया था आपको कि मोल यदि निकालना हो किसी पदार्थ का तो उसके द्रव्यमान में उसके अनुभार का भाग दे दीजिए। यदि
विलेय का द्रव्यमान, सिंबल आपको बदला चुके स्टूडेंट, WB, एवं उसका अणुभार MB हो तो N1 बराबर क्या हो जाएगा? हो तो N1 बराबर WB बटे MB। WB यानी विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। इसी तरह से यदि विलायक का द्रव्यमान WA एवं अणुभार, क्या है सिंबल इसका? MA हो तो N2 बराबर क्या हो जाएगा? WB बटे MB, WA बटे MA यानी विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार। यदि N1 और N2 के मानों को समीकरण में 4 में रखते हैं तो समीकरण बन जाएगा P0 माइनस PS बटे P0 और P0 इज इक्वल टू N1 क्या है? विलेय के मोलों की संख्या मीन्स WB बटे MB अपॉन N2 यानी विलायक के मोलों की संख्या इज इक्वल टू क्या है? WA बटे MA। इसको पुनर्व्यवस्थित कर लिया जाए, P0 माइनस PS बटे P0 यानी वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन इज इक्वल टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई MA अपॉन WA। इस सूत्र से हम यानी वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की सहायता से MB क्या है? यहाँ पे विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं, उसकी मोलर सांति की गणना कर सकते हैं। तो ये सूत्र हमें स्थापित करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए आता है। अंकीय प्रश्न आते हैं इस पर आधारित। इन अंकीय प्रश्न को भी वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से रिलेटेड अंकीय प्रश्न आए तो इसका सहारा लेकर इस सूत्र के माध्यम से उसको हल करेंगे मित्रों। P0 माइनस PS बटे P0 इज इक्वल टू WB बटे MB मल्टीप्लाई MA बटे WA। इनके मीनिंग याद रखिए, P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस PS विलयन का वाष्प दाब अपॉन P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, WB यहाँ पर क्या है? विलेय का द्रव्यमान बटे MB विलेय का अणुभार मल्टीप्लाई MA विलायक का अणुभार अपॉन WA क्या है? विलायक का द्रव्यमान। तो ये सूत्र हमने उत्पन्न करा, इसके थ्रू वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन अथवा राउट के नियम से विलेय के अणुभार को कैलकुलेट करने का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और परीक्षा में आगे इसको ऐसा लिखिए। स्टूडेंट, सेकंड अणुसंघ के गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के अणुभार को कैसे ज्ञात करोगे, उसके लिए सूत्र कैसे उत्पन्न करोगे, इसके लिए पहले क्लियर होना चाहिए कि क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। क्वथनांक तो आता ही होगा आपको। क्वथनांक यानी वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है। उस ताप को उसका क्या कहते हैं? क्वथनांक। पुनः रिपीट कर देता हूं मैं इसको। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन कब हो जाता है? जैसे हम पानी में यदि शक्कर डाल देंगे तो पानी के क्वथनांक में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। अर्थात यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो विलयन की क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। किसे कहते हैं? यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि विलयन के क्वथनांक में उन्नयन क्यों हुआ, वृद्धि क्यों है, तो उसका मैं आपको कारण बता देता हूं। यदि हम ताप और वाष्प दाब के बीच में ग्राफ को प्लॉट करें, यदि हम शुद्ध विलायक लें और शुद्ध विलायक को गर्म करते जाएं और माना कि इस ताप पर
उसका जो वाष्प दाब है वह एक वायुमंडलीय दाब के बराबर यहाँ पर हो गया। तो यह क्या हो गया, इस ताप पर वह उबलना प्रारंभ करेगा। यह ताप क्या होगा, T1 उसका क्वथनांक, किसका, विलायक का। यह हमने विलायक लिया और उसको गर्म करना प्रारंभ किया, ताप देते गए, और जब उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया तो T1 उसका क्वथनांक मान लीजिएगा। अब हमने विलायक में क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया। तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो वाष्प दाब में कमी होती है, वाष्प दाब में अवनमन होता है। तो वाष्प दाब में अवनमन मान लो इतना हो गया। अब हम यहाँ पर विलयन को गर्म करते गए और विलयन को गर्म करते गए और माना कि इस ताप पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो ये जो T2 है यह विलयन का क्वथनांक और T1 जो है वह शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। तो T1 और T2 का जो अंतर है वही क्या है, डेल्टा टीबी। क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। तो डेल्टा टीबी क्या हो गया, क्वथनांक में उन्नयन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा टीबी। तो यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में अवनमन होता है और उसी अवनमन की वजह से क्वथनांक में उन्नयन होता है। क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि डेल्टा टीबी मोललता के समानुपाती होता है। मोललता का सिंबल m है, स्मॉल m। तो डेल्टा टीबी समानुपाती m। यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं तो इक्वल टू और नियतांक लेते हैं यहाँ पर kb, तो समीकरण बन जाएगा डेल्टा टीबी बराबर kb इंटू m, समीकरण नंबर 1। kb को क्या कहते हैं, यहाँ पे इस स्थिरांक को कहते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को एब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि 1000 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घुला हो तो मोललता कितनी हो जाएगी विलयन की, 1 हो जाएगी। उस समय डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी। यानी क्वथनांक में उन्नयन मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन यदि आपको देना हो तो दे सकते हैं कि अर्थात 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय घुला हो तो क्वथनांक में उन्नयन को, उस समय क्वथनांक में उन्नयन को ही हम क्या कहते हैं, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से देंगे कि 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय को घोल दें तो क्वथनांक में उन्नयन को मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक मीन्स एबिलोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं और उसको केबी से दर्शाते हैं। अब हम आते हैं सूत्र उत्पन्न करने में कि क्वथनांक में उन्नयन से विलेय के अनुभार का सूत्र कैसे उत्पन्न किया जाए। बहुत इजी है दोस्तों, यदि हम मोललता का सूत्र याद कर लें, क्या है सूत्र इसका, मोललता यानी m बराबर WB बटे MB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन WA, जहां WB क्या है, WB मीन्स विलेय का द्रव्यमान है, ग्राम में द्रव्यमान। MB यहां पर क्या है, विलेय का अणुभार। WA क्या है यहाँ पर सूत्र में, विलायक का द्रव्यमान। यदि हम मोललता का सूत्र यानी m बराबर WB बटे MB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन WA समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा उस समय, डेल TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई WB मल्टीप्लाई 1000 बाय MB मल्टीप्लाई WA। चूंकि हमें डेल्टा टीबी से मीन्स क्वथनांक में उन्नयन से MB यानी विलेय के अनुभार की गणना करना है तो MB को पक्षांतर करके इधर ले जाइए, डेल्टा टीबी को
और बटे में ले जाइए तो AB बराबर हो जाएगा AB मल्टीप्लाई WB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन डेल्टा TB मल्टीप्लाई WA। तो ये सूत्र हो जाएगा कि डेल्टा TB यानी क्वथनांक के उन्नयन से विलेय के अनुभार को किस प्रकार से ज्ञात किया जाए, पूछे तो उस समय आपको ये सूत्र उत्पन्न करना। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ऐसा याद करेंगे ना। तीसरा अनुसंख्य गुणधर्म लेते हैं ईमाक में अवनमन। ईमाक यानी वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उस ताप पर कोई भी द्रव ठोस में कन्वर्ट होता है, ठोस में बदलता है, उस ताप को कहते हैं उसका ईमाक। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, ईमाक की परिभाषा ये दीजिए जब भी पूछे तो, कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उस ताप पर कोई भी द्रव ठोस में बदलता है, उस ताप को उसका हीमांक कहते हैं। अब हीमांक में अवनमन कब हो जाता है? जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो उसके उस विलयन के हीमांक में होने वाली कमी को हीमांक में अवनमन कहते हैं। हीमांक में अवनमन को डेल्टा TF से एक्सप्रेस करते हैं। पहले हम ये देख लें कि हीमांक में अवनमन का कारण क्या है। जब विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो विलयन के हीमांक में कमी या अवनमन क्यों हो जाता है, तो उसके लिए ग्राफ को ध्यान से देखिए। यदि हम किसी विलायक का ताप कम करते जाए, विलायक का ताप कम करते जाए और माना कि इस बिंदु पर द्रव का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो गया, अर्थात यह विलायक का हीमांक है। माना कि T1 क्या है? विलायक का हीमांक। अब हमने विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो अवाष्पशील विलेय मिला देने से विलायक के विलयन के वाष्प दाब में क्या होता है? अवनमन। अब इस विलयन के वाष्प दाब में अवनमन मान लो इतना है। अब हम इसके ताप को कम करते गए और माना कि T2 ताप क्या इसका हीमांक। T2 ताप पर यह ठोस अवस्था में कन्वर्ट होगा, तो जाहिर है यहाँ पर T2 और T1 का जो अंतर है वह है डेल्टा TF, अर्थात हीमांक में अवनमन। इतना हीमांक में अवनमन हुआ, तो इसका रीजन भी वही है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में अवनमन होता है, और इसी अवनमन की वजह से हीमांक में भी अवनमन होता है। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि हीमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। मोललता का सिंबल है M, अर्थात डेल्टा TF समानुपाती है। M यहाँ पर मोललता का संकेत है। समानुपाती का चिन्ह हटाकर नियतांक लिया हमने बराबर करने के, जिसे कहते हैं मूलल हीमांक अवनमन स्थिरांक, और क्या कहते हैं इसको? क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। इसको भी याद रखिएगा, मूलल हीमांक अवनमन स्थिरांक अर्थात क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। अब हमको इसकी डेफिनेशन देना है, तो यदि हम 1000 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोल दें तो उस समय मोललता विलयन की हो जाएगी 1, अर्थात M = 1। तब डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा? KF, अर्थात 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय घुला हो तो हीमांक में अवनमन को ही क्या कहेंगे? मूलल हीमांक अवनमन स्थिरांक कहेंगे। कब कहेंगे? जब मोललता 1 होगी, और मोललता 1 कब होगी? जब 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय घुला होगा, तब विलयन की मोललता हो जाएगी 1। तब हीमांक में अवनमन को ही क्रायोस्कोपिक स्थिरांक अर्थात मूलल हीमांक अवनमन स्थिरांक कहेंगे। अब हम हीमांक में अवनमन से विलेय के अनुभार को ज्ञात करने का सूत्र उत्पन्न करेंगे। चूंकि हम मूललता का सूत्र जानते हैं कि M बराबर WB/MB गुणित 1000 बटे WA, जहां WB क्या है? विलेय का द्रव्यमान, MB उसका अनुभार और WA विलायक का द्रव्यमान। हम इस मान को या मूललता के सूत्र को समीकरण 1 में पुट अप कर दें तो समीकरण बन जाएगा डेल्टा TF बराबर के गुणित
डब्ल्यू बी गुणित 1000 बटे एम बी गुणित डब्ल्यू है, जो कि हमको डेल्टा टी एफ से अर्थात ईमाक में अवनमन से विलेय का अनुभार ज्ञात करना है। तो इनको आपस में इंटरचेंज कर दीजिएगा, अर्थात एम बी इज इक्वल टू के एफ गुणित डब्ल्यू बी गुणित 1000 बटे डेल्टा टी एफ गुणित डब्ल्यू। तो इस सूत्र से हम अर्थात ईमाक में अवनमन की सहायता से विलेय के अनुभार को ज्ञात कर सकते हैं। आंकिक प्रश्न भी इस पर आते हैं आधारित, इसलिए सूत्र को याद रखिएगा। इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ईमाक में अवनमन की परिभाषा, मूलल ईमाक अवनमन स्थिरांक अर्थात क्रायोस्कोपिक स्थिरांक की डेफिनेशन, और ये सूत्र अच्छी तरह याद करें। mb इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई wb मल्टीप्लाई 1000 अपॉन डेल्टा टीएफ मल्टीप्लाई w। तो इसको स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छी तरह याद करिएगा। अणुसंख्यक गुणधर्मों के पश्चात एक डेफिनेशन है प्रतिलोम या व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण का उपयोग आरओ अर्थात वाटर प्यूरिफायर में किया जाता है या समुद्री जल को पीने योग्य जल में परिवर्तित करने में किया जाता है। तो व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं? अब यदि हम विलयन पर परासरण दाब से ज्यादा दाब डालें, विलयन पर परासरण दाब से ज्यादा दाब को आरोपित करें तो उस समय विलायक के अणु विलयन में से निकलकर शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होंगे। इस घटना को कहेंगे प्रतिलोम अर्थात व्युत्क्रम परासरण। किसे कहेंगे? यदि हम विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित करें तब विलयन में से शुद्ध विलायक के अणु निकलकर अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू विलायक की ओर प्रवाहित हो तो इस घटना को प्रतिलोम या व्युत्क्रम परासरण कहेंगे। अब इस घटना का उपयोग काय में होता है? एक तो आरओ वाटर प्यूरिफायर में अर्थात जल शोधक यंत्रों में होता है, और दूसरा उपयोग इस घटना का होता है समुद्री जल से पीने योग्य जल प्राप्त करने में। ये 2 उपयोग याद रखिएगा। व्युत्क्रम परासरण के 2 उपयोग जल शोधक यंत्रों में और समुद्री जल से पीने योग्य जल प्राप्त करने में। ओके, ठीक है। अगला टॉपिक है वान ट हाफ गुणांक। वान ट हाफ ने विलेय के या किसी पदार्थ के संगुणन या वियोजन की सीमा के निर्धारण के लिए एक गुणांक दिया है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका विलयन में संगुणन हो जाता है, अथवा कुछ पदार्थ ऐसे जिनका विलयन में वियोजन हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों के की सीमा को निर्धारित करने के लिए वान ट हाफ ने गुणांक दिया जिसे वान ट हाफ गुणांक कहते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, परिभाषित, उसके लिए फार्मूला याद रखिएगा। वान ट हाफ गुणांक को आई से दर्शाते हैं और आई बराबर होता है अणुसंख्य गुण का प्रेक्षित मान, प्रेक्षण से प्राप्त मान, प्रेक्षित मान, ऑब्जर्व्ड वैल्यू बटे अणुसंख्य गुण का, अणुसंख्य गुण हम 4 पढ़ चुके हैं, अणुसंख्य गुण का सैद्धांतिक मान, थ्योरेटिकल वैल्यू। तो अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान और अणुसंख्य गुण के सैद्धांतिक मान के रेशियो को, अनुपात को हम कहते हैं वान ट हाफ गुणांक, और इसे आई से दर्शाते हैं। ये सूत्र से इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। आई बराबर अणुसंख्य गुण का प्रेक्षित मान बटे अणुसंख्य गुण का सैद्धांतिक मान। इसका एक फार्मूला और याद रखिएगा। अणुसंख्य गुण का प्रेक्षित मान के स्थान पर लिखेंगे संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे
कणों की सामान्य संख्या। तो इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हो आप। और वान डे हाफ गुणांक के द्वारा अब अणुसंख्य गुणों के मानों में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। अब यदि हमें अणुसंख्य गुणों का मान संगुणन या वियोजन के पश्चात ज्ञात करना हो तब इनके मानों में किस प्रकार परिवर्तन हो जाएगा। तो अणुसंख्य गुण हम पढ़ चुके हैं। एक है P0 माइनस PS बटे P0 इज इक्वल टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई MA बटे WA। क्या कहते हैं इसको? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। तो वान डे हाफ गुणांक के द्वारा अणुसंख्य गुणों के मान परिवर्तित कैसे हो गए? यदि अब हम किसी पदार्थ के संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की सीमा को या उसके मान की परिसीमा को ज्ञात करना हो तो उस समय इस पद में वान डे हाफ गुणांक को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से हमने पढ़ा है कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई M। तो यहां पर भी हमको I का गुणा करना पड़ेगा। थर्ड, ईमांक में अवनमन बराबर डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। तो यहां पर भी हमको वान डे हाफ गुणांक से मल्टीप्लाई करके ऐसे पदार्थों के संगुणन या वियोजन के पश्चात होने वाले पदार्थों की सीमा को ज्ञात करना पड़ेगा और अणुसंख्य गुणों को ज्ञात करना पड़ेगा। और हमने पढ़ा था परासरण दाब बराबर C इंटू R इंटू T। तो यहाँ पर अणुसंख्य गुण ये वाला किस प्रकार से परिवर्तित हो गया? पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT। जब भी हमें वान डे हाफ गुणांक पूछे तो अणुसंख्य गुणों के मान किस प्रकार परिवर्तित हो गए इसको भी आप एक्सप्लेन करेंगे। अब इसका अनुप्रयोग क्या है वान डे हाफ गुणांक का? तो इसके द्वारा हम संगुणन या वियोजन की सीमा को निर्धारित कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी विलयन में I बराबर क्या हो? 1 हो। जब I बराबर 1 होगा तो उस समय विलयन में विलेय का न तो संगुणन होगा न ही वियोजन होगा। अर्थात उस समय विलयन में विलेय सामान्य अवस्था में रहेगा। विलयन में विलेय सामान्य अवस्था में रहेगा। यदि I का मान 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा कब होगा? जब विलयन में विलेय का क्या होगा? वियोजन। उस समय यदि I का मान वान डे हाफ गुणांक का मान 1 से ज्यादा हो तो विलयन में विलेय का वियोजन होगा। इसी तरह से यदि I की वैल्यू 1 से कम हो, 1 से कम कब होगी? जब विलयन में विलेय का क्या होगा? संगुणन। यदि I की वैल्यू 1 से कम हो तो विलयन में विलेय का संगुणन होगा। तो ये उसकी एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, ये भी ध्यान रखिएगा। वान डे हाफ गुणांक को डायरेक्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको डिफाइन कर सकते हैं। अणुसंख्य गुण के प्रेक्षित मान और अणुसंख्य गुण के सैद्धांतिक मान के अनुपात को कहते हैं वान डे हाफ गुणांक। इसे I से दर्शाते हैं, फॉर्मूला लिख दीजिए, उसी को आगे एक्सप्लेन करिए। और इससे वान डे हाफ गुणांक से अणुसंख्य गुणों के मान में परिवर्तन हो गया। I का गुणा प्रत्येक अणुसंख्य गुण के राइट हैंड साइड में करिएगा और अनुप्रयोग लिखिएगा। यदि I की वैल्यू 1 हो तब विलयन में विलेय सामान्य अवस्था में रहेगा। I की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो विलयन में विलेय का वियोजन होगा। यदि I की वैल्यू 1 से कम हो तो विलयन में विलेय का संगुणन होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूछते हैं इसको परीक्षा में प्रश्न को। स्टूडेंट, विलयन के चैप्टर में हमने जो कुछ फार्मूले पढ़े हैं विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की इकाइयों के एवं अणुसंख्यक गुणधर्मों के, उसके आधार पे उनके एक अंक की प्रश्न हल कर लेते हैं। एग्जाम में चूंकि 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, एक 2 नंबर का प्रश्न, एक 3 नंबर का प्रश्न हो सकता है, उसमें एक अंक की प्रश्न भी आपको
किसी एक पद पर दिया जाए। तो पहला प्रश्न लेते हैं, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात करना है जिसमें 5 ग्राम एलओएच 450 मिलीलीटर विलयन में घुला है। क्या ज्ञात करना है? मोलरता। मोलरता का फार्मूला क्या है? M बराबर WB बटे MB मल्टीप्लाई 1000 बाय V। इस सूत्र से मोलरता का की गणना करेंगे। यहाँ पर WB कितना है? 5 ग्राम। MB यानी विलय अर्थात NaOH का अणुभार। अणुभार आराम से निकाल सकते हैं, बहुत सरल तरीका है। परमाणु भारों को जोड़ दीजिएगा। सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। इस प्रकार अणुभार कितना हो गया इसका? 40। तो MB यहाँ पे 40 हो गया। B यानी विलयन का मिलीलीटर में आएगा, तो 450 ml दिया हुआ है, लीटर में होता तो ml में भी कन्वर्ट कर सकते थे। यहाँ इस सवाल में सीधा ml में दिया है, मान रख देते हैं। M बराबर WB है, NaOH का द्रव्यमान 5 ग्राम और उसका अणुभार है 40 मल्टीप्लाई 1000 और उसका आयतन है, विलयन का आयतन है 450। जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.278 और यहाँ पे कैपिटल M लिख सकते हैं। कैपिटल M मींस मोलरता, या भी क्या लिख सकते हो यहाँ पर? ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। फार्मूला लिखेंगे M = WB बटे MB गुणित 1000 बटे V से मोलरता की गणना करेंगे। सेकेंड, मोलरता का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि आपसे पूछे कि जल की मोलरता, और कभी कभी मोलरता भी पूछते हैं, जल की मोलरता या मोलरता की गणना कीजिए। ठीक है, चूंकि जल यानी सूत्र आप जानते हो, H2O का मोलर द्रव्यमान है 18। जल का मोलर द्रव्यमान यानी 1 मोल का द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, 1 × 2 + 16 प्रकार कितना हो गया ये? 18 ग्राम। जल का मोलर द्रव्यमान है 18 ग्राम। अब आगे हल करें इसको। चूंकि जल का घनत्व क्या है? जल का घनत्व बराबर 1, इसलिए जल के 1000 ml, जल के 1000 ml इज क्या हो जाएगा? जल के 1000 ग्राम। जल का घनत्व 1 है, इसलिए उसका आयतन और द्रव्यमान एक ही होगा, अर्थात जल के 1000 ml बराबर जल के 1000 ग्राम। अब हमें इसकी मोलरता की गणना करना है। तो मोलरता की गणना के लिए हमें उसके द्रव्यमान में उसके अणुभार का भाग देना है। अणुभार है उसका 18 और M बराबर 1000 बटे 18, अर्थात जल की मोलरता हो जाएगी 55.555 मीन्स 6, 55.56। इस प्रकार जल की मोलरता पूछे तो हमें 55.56 लिखना है। जल का मोलर द्रव्यमान 18, जल का घनत्व 1 है, इसलिए जल के 1000 ml बराबर जल के 1000 ग्राम, मोलरता बराबर द्रव्यमान बटे अणुभार अर्थात 1000 बटे 18, इसलिए 1000 में 18 का भाग देंगे 55.5। जल की मोलरता कितनी आ गई? 55.5। ठीक है। थर्ड, 1 लीटर समुद्री जल में 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। विलयन की ppm में सांद्रता ज्ञात कीजिए। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता ज्ञात कीजिए। पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता का फार्मूला क्या था? ppm में सांद्रता बराबर विलय के ग्राम में भागों की संख्या अपॉन विलयन का घन सेंटीमीटर में आयतन
और मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये फार्मूला हमने जब हम पीपीएम में सांद्रण पढ़ रहे थे तब आपने देखा होगा, परिभाषा से फार्मूला लिखा था। पीपीएम बराबर विलेय के ग्राम में भागों की संख्या बटे बिलियन का घन सेंटीमीटर में आयतन गुणित 10 की पावर 6। इसमें केवल आपको मान पुटअप करना है। विलेय के ग्राम में भागों की संख्या है यानी ऑक्सीजन की संख्या है 6 गुणित 10 की पावर -3 ग्राम है ऑक्सीजन समुद्री जल में, बटे बिलियन का घन सेंटीमीटर में आयतन, ये 1 लीटर है। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटीमीटर मीन्स 10 की पावर 3 गुणित 10 की पावर 6। जब आप इसको हल करेंगे, ये 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 6, तो ये हो जाएगी 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 है, ये -3 है, अर्थात हल करने पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 ppm। समुद्री जल के बिलियन की ppm में सांद्रता कितनी हो गई 6 ppm, 6 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट, यदि 6 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल में विलेय है, 6 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल में विलेय है, तो यूरिया का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाव बराबर क्या होता है, विलियन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलियन के समस्त घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं मोल प्रभाव। हमें निकालना यूरिया का मोल प्रभाव, तो यूरिया का मोल प्रभाव बराबर यूरिया के मोलों की संख्या बटे जल प्लस यूरिया के मोलों की संख्या। और यहाँ पर सवाल में दिया है ग्राम, तो इसको इससे पहले हम दोनों के मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले यूरिया के मोल N1 इज इक्वल टू यूरिया का द्रव्यमान 6 ग्राम और यूरिया का अनुभार याद रखिएगा 60 होता है। NH2CO NH2 में यदि परमाणु भारों के मान रखेंगे तो यूरिया का अनुभार कितना है 60 आ जाएगा। यूरिया के मोलों की संख्या N1 बराबर 6/60 मीन्स 0.1। इसी तरह से जल के मोलों की संख्या सिंबल दे देते हैं N2 इज इक्वल टू जल का द्रव्यमान है 90 और जल का अनुभार पता ही आपको 18, तो 90/18 कितना हो गया ये 5। जल के मोल हो गए 5, यूरिया के मोल हो गए 0.1। अब हम यूरिया का मोल प्रभाव ज्ञात कर लेते हैं। तो यूरिया का मोल प्रभाव बराबर या मोल अंश बराबर यूरिया के मोलों की संख्या कितनी है 0.1 और बटे यूरिया प्लस जल के मोलों की संख्या मीन्स 0.1 प्लस 5 कितना हो गया ये 0.1 बटे 5.1। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आ जाएगा ये यूरिया का मोल प्रभाव। यदि हमें जल का मोल प्रभाव पूछा जाता तो 5/0.1 प्लस 5 मीन्स 5/5.1। इस तरह हम जल का भी मोल प्रभाव ज्ञात कर सकते हैं। अभी प्रश्न में यूरिया का मोल प्रभाव पूछा गया है, तो यूरिया और जल के मोलों को ज्ञात कर लीजिए और यूरिया का मोल प्रभाव बराबर यूरिया के मोल बटे कुल मोल। तो इस तरह हल करने पर 0.1/5.1 क्या आ गया ये यूरिया का मोल प्रभाव। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, किसी ताप पर बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य ठोस को 39 ग्राम बेंजीन जिसका मोलर द्रव्यमान है 78 ग्राम मोल इनवर्स में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कितना है 0.845 बार है। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। देखो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए 4 अणुसंख्य गुणधर्म हमने पढ़े थे। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, ईमांक में अवनमन और परासरण दाब। यहाँ पर स्पष्ट है वाष्प दाब, तो दिमाग में अपने आ जाना चाहिए कि हमें इसको वाष्प दाब के फार्मूले से ही किसको कैलकुलेट करना है, मोलर द्रव्यमान यानी अनुभार को कैलकुलेट करना है।
तो सूत्र से हम जानते हैं, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के सूत्र से जानते हैं कि P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू WB बाय MB मल्टीप्लाई MA अपॉन WB। इनके मीनिंग आप जानते ही होंगे। P नॉट मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS यानी विलयन का वाष्प दाब, WB यानी विलेय का द्रव्यमान, MB यानी विलेय का अनुभार जो हमें कैलकुलेट करना है ये, MA विलायक का अनुभार और WA क्या है यहाँ पे, विलायक का द्रव्यमान। अब इसमें दिया गया है, क्या दिया इसमें, जो P नॉट है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पढ़े इसको प्रश्न को, किसी ताप पर बेंजीन, यहाँ पे बेंजीन क्या है, विलायक है, का वाष्प दाब कितना है 0.85 बार, ठीक। विलयन का वाष्प दाब PS कितना है, ये 0.845 बार, ठीक है। आगे बढ़े, WB कितना है यहाँ पे, WB यानी विलेय का द्रव्यमान, कितना पदार्थ बोला गया है 0.5 ग्राम। MB कैलकुलेट करना है, उस विलेय का ठोस का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। इसी तरह आगे MA यानी उस विलायक का मोलर द्रव्यमान कितना बेंजीन का 78 ग्राम मोल इनवर्स, और उसका द्रव्यमान कितना है, विलायक का द्रव्यमान अर्थात WA कितना है, ये देखिए यहाँ पर ये 39 ग्राम बेंजीन है, तो WA इज इक्वल टू 39 यानी 39 ग्राम। इन मानों को सूत्र में पुटअप करेंगे। P नॉट कितना है 0.850 माइनस विलयन का वाष्प दाब कितना है 0.845 अपॉन शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है 0.850 इज इक्वल टू WB कितना है 0.5। इसको कैलकुलेट करना है, ठोस के अनुभार को, मोलर सांद्रता को, मोलर द्रव्यमान को, MB को गुणित MA कितना है, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान है 78 और उसका द्रव्यमान कितना है 39। अब इसमें से इसको माइनस करिएगा, पक्षांतर करिएगा, MB को आगे लाइएगा और MB को जब आप कैलकुलेट करेंगे ठोस के अनुभार को, मोलर द्रव्यमान को, कितना आएगा ये 170 और यूनिट लिखिएगा ग्राम मोल का इनवर्स, ठीक है। तो इस प्रकार वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन से MB को कैलकुलेट करिएगा। कोई कठिन सवाल नहीं है, अंकित प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाना है। अगला सवाल लेते हैं स्टूडेंट, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो गया। क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना। बेंजीन के लिए Kb का मान दिया है 2.53 kg मोल इनवर्स। सूत्र एकदम अपने ध्यान में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमें मोलर द्रव्यमान पूछा है, किसके थ्रू, क्वथनांक में उन्नयन के थ्रू। क्वथनांक में उन्नयन के द्वारा विलेय के अनुभार को, मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने का सूत्र हमने पढ़ा था, MB बराबर KB मल्टीप्लाई WB मल्टीप्लाई 1000 बाई डेल्टा TB और मल्टीप्लाई WA। सूत्र को अच्छी तरह याद रखिएगा। क्वथनांक में उन्नयन के द्वारा हमें विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करना है, सारे मान दिए हुए इसमें। चलो, इस सूत्र में दिया गया है Kb की वैल्यू 2.53 kg मोल इनवर्स, WB यानी अवाष्पशील पदार्थ कितना डिसॉल्व है 1.80 ग्राम, डेल्टा TB यानी क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ, तो इसके लिए विलयन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक माइनस कर दीजिए, अर्थात 354.11 में से
353.23 को माइनस करिएगा, कितनी वृद्धि हुई है 0.88 केल्विन। और WA मीन्स विलायक का द्रव्यमान कितना है बेंजीन 90 ग्राम। इन मानों को सूत्र में पुटअप करिएगा। AMB इज इक्वल टू KB कितना है 2.53 मल्टीप्लाई WB कितना है 1.80 मल्टीप्लाई 1000 बाय डेल KB 0.88 मल्टीप्लाई WA कितना है 90। इसको हल करिएगा, हल करने पर इसका आंसर कितना आएगा 58 ग्राम मोल इनवर्स। तो जो पदार्थ घुला है विलेय उसका मोलर द्रव्यमान 58 ग्राम मोल इनवर्स आएगा। ठीक है, तो इसको क्वथनांक में उन्नयन के थ्रू विलेय के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने के सूत्र की सहायता से इसको हल करिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है बेंजीन का क्वथनांक, इसको देखते ही पता चल जाता है कि हमें कौन सा सूत्र यहाँ पे अप्लाई करके विलेय के अणुभार को ज्ञात करना। स्टूडेंट एक सवाल हिमांक में अवनमन के द्वारा विलेय के मोलर द्रव्यमान को ज्ञात करने का लेते हैं। एक सवाल है, एक विद्युत अनवघट्ट 1 ग्राम है, उसको 50 ग्राम बेंजीन में घुला, हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 kg मोल इनवर्स है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। स्पष्ट है यहाँ पे हिमांक में क्या हुआ है अवनमन, हिमांक में अवनमन के थ्रू विलेय का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। फार्मूला है AB इक्वल टू KF मल्टीप्लाई WB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन डेल्टा TF मल्टीप्लाई WA। यहाँ पर क्या क्या दिया है, KF यानी मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक कितना दिया है 5.12 kg मोल इनवर्स। WB पदार्थ कितना घुला है 1 ग्राम पदार्थ है। डेल्टा TF यानी हिमांक में कमी कितनी है 0.40 केल्विन। WA यानी पदार्थ कितना, विलायक का द्रव्यमान कितना है, बेंजीन विलायक है 50 ग्राम। अब इन मानों को समीकरण में पुटअप करते हैं। AMB इज इक्वल टू KF कितना है 5.12 मल्टीप्लाई WB कितना है यहाँ पे 1 ग्राम गुणित 1000 बटे डेल्टा TF कितना है 0.40 मल्टीप्लाई WA कितना है 50 ग्राम। इस तरह जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो विलेय का अणुभार आएगा 256 ग्राम मोल इनवर्स। ये आपका आंसर रहेगा। सूत्र लगाइए MB इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई WB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन डेल्टा TF मल्टीप्लाई WA। तो इस सूत्र से यानी हिमांक में अवनमन के थ्रू विलेय की मोलर सांद्रता को या मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट करिएगा, आएगा ये 256 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, चलिए मित्रों एक परासक्त दाब के द्वारा विलेय के मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट करने का एक सवाल हल करते हैं। सवाल है प्रोटीन के 200 घन सेंटीमीटर जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। विलेय यहाँ पे प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार पाया गया। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करो। परासरण दाब के थ्रू प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है। परासरण दाब से विलेय के मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट करने का फार्मूला पहले ही हम डिराइव कर चुके हैं। सूत्र था MB इक्वल टू WB अपॉन पाई मल्टीप्लाई RT अपॉन V। जहां दिया हुआ है WB यानी प्रोटीन का द्रव्यमान कितना है 1.26 ग्राम। R यानी विलयन स्थिरांक का मान आपको याद रखना पड़ेगा, कितना होता है 0.0821 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। T कैपिटल T यानी परमताप दिया हुआ है 300 केल्विन। यदि डिग्री सेल्सियस में हो तो 273 जोड़कर उसको केल्विन में कन्वर्ट करिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट केल्विन में है। T इक्वल टू 300 केल्विन। पाई यानी परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार है। और V यानी प्रोटीन का जो जलीय विलयन है उसका आयतन है 200 घन सेंटीमीटर,
चूंकि परासरण दाब में V का मान लीटर में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया है। 200 घन सेंटीमीटर में 0.2 लीटर। सूत्र में मान रखेंगे MB इज इक्वल टू 1.26 मल्टीप्लाई R की वैल्यू है 0.0821 मल्टीप्लाई T की वैल्यू है 300 केल्विन बाय पाई की वैल्यू है 2.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई V कितना है 0.2 लीटर। स्टूडेंट जब इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 61.088 यूनिट क्या है इसकी ग्राम मोल इनवर्स। तो मोलर द्रव्यमान कितना प्रोटीन का 61.088 ग्राम मोल का इनवर्स। तो इस तरह से हल करिएगा इसको। परासरण दाब दिया है, इससे विलेय की मोलर संख्या ज्ञात करने का फार्मूला लिखकर मान को पुटअप करके एमबी को कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट एक चीज और हम पढ़ लेते हैं, समपराशरी विलयन ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। यदि हम समान सांद्रता के विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखें तब विलायक के अणु किसी भी विलयन की ओर प्रवाहित नहीं होंगे। ऐसे विलयन कहलाते समपराशरी विलयन, अर्थात जिनके परासरण दाब क्या हो समान। ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान हो उन्हें समपराशरी विलयन यानी ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब इनके परासरण दाब समान क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी मोलर सांद्रताएं होती है समान। तो ऐसे विलयन जिनकी मोलर सांद्रताएं समान हो, परासरण दाब समान हो, उन्हें कहते हैं समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयनों का उपयोग काय में किया जाता है? रोगी को लगाई जाने वाली सलाइन में जो ग्लूकोज या सुक्रोज का सॉल्यूशन रहता है उसका परासरण दाब रक्त के परासरण दाब के समान होता है, जिसके कारण वो बिना दर्द के रक्त में प्रवेश करता है। अनेक उपयोग है इसके, हमें इसकी डेफिनेशन याद रखना है समपराशरी विलयन की। ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान हो उन्हें कहते हैं समपराशरी विलयन, और समपराशरी विलयनों की मोलर सांद्रताएं समान होती है। तो स्टूडेंट आज का ये चैप्टर यही समाप्त होता है। अगले नए चैप्टर के साथ पुनः मुलाकात होगी। थैंक यू।